नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं दारा आपका स्वागत करती हूँ कंठ कहानी की नई कड़ी में। आज की कहानी मैंने ली है मोहन राकेश जी की कलम से। मोहन राकेश जी का जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ और उन्होंने 3 जनवरी 1972 को इस दुनिया से अलविदा ली। वे हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न लेखकों में से एक थे। पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया, अध्यापन भी किया। मोहन राकेश मूलतः एक सिंधी परिवार से थे। उनके पिता करमचंद बहुत पहले सिंध से पंजाब आ गए थे। मोहन राकेश जी की डायरी हिंदी में इस विधा की सबसे सुंदर कृतियों में एक मानी जाती है। उन्हें एक नाटक लेखक के रूप में ज्यादा ख्याति मिली। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनके नाटकों को इब्राहिम अलकाजी, श्यामानंद जालान, राम गोपाल बजाज जैसे निर्देशकों ने निर्देशित किया। तो आइए शुरू करती हूँ उनकी लिखी कहानी सीमाएं। इतना बड़ा घर था, खाने पहनने और हर तरह की सुविधा थी। फिर भी उमा के जीवन में बहुत बड़ा अभाव था, जिसे कोई चीज नहीं भर सकती थी। उसे लगता था वह देखने में सुंदर नहीं है। वह जब भी शीशे के सामने खड़ी होती तो उसके मन में झुंझलाहट भर जाती। उसका मन होता कि उसकी नाक लंबी हो, गाल जरा हल्के हों, थोड़ा ठोड़ी आगे की ओर निकली हो और आंखें थोड़ा और बड़ी हों। परंतु अब यह परिवर्तन कैसे होता। उसे लगता कि उसके प्राण एक गलत शरीर में फंस गए हैं, जिससे कोई सुधार नहीं हो सकता, और वह चिढ़कर शीशे के सामने से हट जाती। उसकी माँ हर रोज गीता का पाठ करती थी। वह बैठकर गीता सुना करती थी। कभी माँ कथा सुनने जाती तो वह साथ चली जाती थी। रोज रोज पंडित की एक ही तरह की कथा होती थी। नाना प्रकार कर करके नारद जी कहते भये, हे राजन। पंडित जो कुछ सुनाता था उसमें उसकी जरा भी रुचि नहीं रहती थी। उसकी माँ कथा सुनते सुनते ऊँघने लगती थी और वह दरी पर बिखरे हुए फूलों को हाथों से मसलती रहती थी। घर में माँ ने ठाकुर जी की मूर्ति रखी थी और उसके दोनों समय आरती भी होती थी। उसके पिता रात को रोटी खाने के बाद 84 वैष्णवों की वार्ता में से कोई वार्ता सुनाया करते थे। वार्ता के अलावा जो चर्चा होती उसमें सतियों के चरित्र और दाल आटे का हिसाब, निराकार की महिमा और सोने चांदी के भाव, सभी तरह के विषय आ जाते। वह पिता द्वारा दी गई इस जानकारी पर कई बार आश्चर्य प्रकट करती, पर उस आश्चर्य में उत्साह नहीं होता था। उसे मिडिल पास किए 4 साल हो गए थे। तब से अब तक वह उस समय से गुजर रही थी जब सिवा विवाह की प्रतीक्षा करने के जीवन का कोई और लक्ष्य नहीं होता। माता पिता जिस दिन भी विवाह कर देंगे उस दिन उसे पत्नी बनकर दूसरे घर में चली जाना था। यह महीने 2 महीने में भी संभव हो सकता था और 2-3 साल और भी प्रतीक्षा में निकल जा सकते थे। उमा कुछ नहीं कर रही थी, फिर भी अपने में व्यस्त थी। बैठी थी, लेटी थी, फिर उठकर कमरे में टहलने लगी, फिर खिड़की के पास खड़ी होकर गली की ओर देखने लगी और काफी देर तक देखती रही। सवेरे रक्षा उसे सरला के ब्याह का बुलावा दे गई थी। वह कह गई थी कि वह 5:30 बजे तैयार रहे, वह उसे आकर ले जाएगी। पहले रक्षा ने उसे बताया था कि सरला का किसी लड़के से प्रेम चल रहा है, जो उसे चिट्ठियों में कविता लिखकर भेजता है और जल्दी दोपहर में कॉलेज के गेट के पास उसकी राह देखता है। आज वह प्रेम फलीभूत होने जा रहा था। प्रेम, यह शब्द उसे अच्छा लगता था। राधा और कृष्ण के प्रेम की चर्चा तो रोज ही घर में हुआ करती थी, परंतु उस दिव्य और अलौकिक प्रेम के बखान में वह विभोर नहीं होती थी। परंतु यह प्रेम, उसकी सहेली का किसी लड़के से प्रेम, यह और चीज थी। उम्मी माँ खिड़की में उसके पास आकर खड़ी हो गई। उमा ने जरा चौंक कर माँ की ओर देखा। तुझे अभी तैयार नहीं होना? माँ ने पूछा। अभी तैयार हो जाऊंगी, ऐसी क्या जल्दी है? और उमा की आंखें गली की ओर ही लगी रही। जाना है तो अब कपड़े अपड़े बदल ले, माँ ने कहा। बता, साड़ी निकाल दूं कि सूट? जो चाहे निकाल दो, उमा अनमनी भाव से बोली। तेरी अपनी कोई मर्जी नहीं? उसमें मर्जी का क्या है? जो निकाल दोगी पहन लूंगी। उसे अपने शरीर पर साड़ी और सूट दोनों में से कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती थी। कीमती से कीमती कपड़े उसके अंगों को छूकर जैसे मुरझा जाते थे। रक्षा सवेरे साधारण खादी के कपड़े पहनकर आई थी, फिर भी बहुत सुंदर लग रही थी। उमा खिड़की से हटकर शीशे के सामने चली गई। मन में फिर वही चिड़चिड़ाहट उठी। आज वे इतने लोगों के बीच जाकर कैसी लगेगी? माँ ने सुबह मना कर दिया होता तो कितना अच्छा था।
अब भी यदि वह रक्षा से बुखार या सिरदर्द का बहाना कर दे तो? वह अपने मन की दुर्बलता को तरह तरह से सहारा दे रही थी। कभी चाहती कि रक्षा उसे लेने आना ही भूल जाए, कभी सोचती कि शायद यह सपना ही हो और आंख खुलने पर उसे लगे कि वह यूं ही डर रही थी। मगर सपना होता तो कहीं से टूटता या बदलता। सुबह से अब तक इतना एकता सपना कैसे हो सकता था? माँ ने सफेद साटिन का सूट लाकर उसके हाथ में दे दिया। उमा ने उसे शरीर से लगाकर देखा। उसे अच्छा नहीं लगा, मगर उसका नया सूट वही था। उसने सोचा कि एक बार पहन कर देख ले, पहनने में हर्जी क्या है। सूट की फिटिंग बिल्कुल ठीक थी। उसे लगा कि वाह, और भद्दी लग रही है। यदि उसकी कमर कुछ पतली और नीचे का हिस्सा जरा भारी होता तो ठीक था। यदि उसकी होश में ही उसका पुनर्जन्म हो जाए और उसे रक्षा जैसा शरीर मिले तो वह इस सूट में कितनी अच्छी लगे ना। माँ वह लकड़ी का डब्बा ले आई जो कभी उसकी फूफी ने उपहार में दिया था। उसमें पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक और नेल पॉलिश, कितनी ही चीजें थी। उसने उन्हें कई बार निकाला तो था, पर अपने शरीर पर उनके प्रयोग की कल्पना नहीं की थी। उसने माँ की ओर देखा। माँ मुस्कुरा रही थी। यह किसके लिए लाई हो? तेरे लिए। और किसके लिए? ब्याह वाले घर नहीं जाएगी तो उसके लिए इस सब की क्या जरूरत है? अरे वैसे जानने में बुरा लगेगा, घड़ी दो घड़ी की तो बात है। लाला जी ने देख लिया तो? अरे वे देर से आएंगे, तू लौटकर साबुन से मुंह धो लेना। परंतु उसके मन का परंतु नहीं निकला। पर वह मना भी नहीं कर सकी। उसकी इच्छा न हो ऐसी बात नहीं थी, पर मन में आशंका भी थी। वह उन चीजों को अजीब तरह से देखती रही। माँ दूसरे कमरे में चली गई। लिपस्टिक उसने होठों के पास रखकर देखी। फिर मन हुआ कि हल्का सा रंग चढ़ाकर देख ले, चाहेगी तो पल भर में तौलिए से पहुंच देगी। जो जो होठों का रंग बदलने लगा उसके मन की उत्सुकता बढ़ने लगी। तौलिए से होठ छिपाए हुए जाकर खिड़की के किवाड़ बंद कर आई। फिर शीशे के सामने आकर वह तौलिए से होठों को रगड़ने लगी। उससे रंग कुछ फीका तो हो गया, पर पूरी तरह नहीं उतरा। फिर तौलिया रखकर उसने पाउडर की डिबिया उठा ली। मन ने प्रेरणा दी कि तौलिया है, पानी है, 1 मिनट में चेहरा साफ हो सकता है। और वह पफ से चेहरे पर पाउडर लगाने लगी। पफ रखकर जब उसने चेहरे को हाथ से मलना आरंभ किया, तभी सीढ़ियों पर पैरों की खटखट सुनाई दी। इससे पहले कि वह तौलिए में मुंह छुपा पाती, रक्षा दरवाजा खोलकर कमरे में आ गई। उमा के लिए अपना आप भारी हो गया। तैयार हो गई परी रानी? परी रानी शब्द उमा को खटक गया। उसे लगा कि उस शब्द में चुभती हुई चोट है। 5:30 बज गए, अभी 10-12 मिनट बाकी हैं, रक्षा ने कहा। मैं समझ रही थी भी 5 भी नहीं बजे, उमा ने किसी तरह मुस्कुराकर कहा। उसकी आंखें रक्षा को देख रही थी। आसमानी साड़ी के साथ हीरे के टॉप्स और सोने की चूड़ियां पहनकर रक्षा बहुत सुंदर लग रही थी। माँ ने अंदर से पुकारा तो उमा को जैसे वहां से हटने का बहाना मिल गया। अंदर गई तो वहां माँ ने एक मखमली डिबिया रखी हुई थी जिसमें सोने की जंजीर रखी रहती थी। वह जंजीर माँ के ब्याह में आई थी और उमा के ब्याह में दी जाने के लिए संदूक में संभाल कर रखी हुई थी। माँ ने जंजीर उसके गले में पहना दी तो उमा को बहुत अजीब लगने लगा। रक्षा उधर आवाज दे रही थी, इसलिए वह माँ के साथ बाहर कमरे में आ गई। उसके बाहर आते ही रक्षा ने चलने की जल्दी मचा दी। जब वे चलने लगी तो माँ ने पीछे से कहा, रात को मंदिर में मेला भी है, हो सके तो आती भी दर्शन करती ना। वह सीढ़ियों से उतरकर रक्षा के साथ गली में चलने लगी। शादी वाले घर में पहुंचकर रक्षा बहुत जल्दी इधर उधर लोगों में उलझ गई। वह यहाँ से जाती, वहां से जाती, वहां से उसके पास और उसके पास से और किसी के पास। उमा सोफे के एक कोने में सिमट कर बैठी रही। जब उसकी आंख रक्षा से मिल जाती तो वह रक्षा मुस्कुराकर उसे उत्साहित कर देती। जब रक्षा दूर चली जाती तो उमा बहुत अकेली पड़ने लगी। वह बत्तियों से जगमगाता हुआ घर उसके लिए बहुत पराया था। वहां फैली हुई महक अपनी दीवारों की गंध से बहुत भिन्न थी। खामोश अकेलेपन के स्थान पर चारों ओर खिलखिलाता हुआ शोर सुनाई दे रहा था। वह एक प्रवाह था जिसमें निरंतर लहरें उठ रही थी, पर वह लहरों में लहर नहीं, एक तिनके की तरह थी, अकेली और एक और हटी हुई। रक्षा कुछ और लड़कियों को लिए हुए बाहर से आई और उसने उसका परिचय करवाया। यह हमारी उमा रानी है। तुम लोगों की तरह चंट नहीं है, बहुत सीधी लड़की है। उमा को इस तरह अपना परिचय दिया जाना अच्छा नहीं लगा, फिर भी वह मुस्कुरा दी। रक्षा दूसरी लड़कियों का परिचय कराने लगी। यह कांता है, इंटर में पढ़ती है। अभी अभी इसने कॉलेज के नाटक में जूलियट का अभिनय किया था, बहुत अच्छा अभिनय किया था। यह कंचन है, आजकल कला भवन में डांस सीख रही है। और मनोरमा, यह कॉलेज की किसी भी लड़की को मात दे सकती है। परिचय पाकर उमा अपने को उनसे और भी दूर महसूस करने लगी। उन सबके पास करने के लिए अपनी बातें थी। वह उस दिन, वह बात
आदि संकेतों में से वे बरबस हंस देती थी। उमा के विचार कभी फर्श पर अटक जाते, कभी छत से टकराने लगते और कभी सफेद सूट पर आकर सिमट जाते। रक्षा कांता को एक फोटो दिखा रही थी और कह रही थी कि इस लड़के से ललिता की शादी हो रही है। अच्छी लॉटरी है, कांता तस्वीर हाथ में लेकर बोली। एक दिन की भी जान पहचान नहीं और कल को ये पतिदेव होंगे और ललिता जी हमारे वे कहकर इनकी बात करेंगी। धन्य है पतिदेव। कांता की बात पर सबके साथ उमा भी हंसती, पर वह बेमतलब की हंसी थी। उसे जरा भी हंसी नहीं आ रही थी। उसके नर्व्स जैसे जकड़ गए थे, खुलना चाहते थे लेकिन खुल नहीं पा रहे थे। बात में से बात निकल रही थी, कभी कोई बात साफ बोली जाती, कभी कोड भाषा में। सहसा बात बीच में ही छोड़कर रक्षा एक युवक को लक्षित करके बोली, आइए भाई साहब, लाए हैं आप हमारी चीज। भाई माफ कर दो, तुम्हारी चीज मुझसे गुम हो गई। हाँ गुम हो गई, साथ आप नहीं गुम हो गए? अपना भी क्या पता, इंसान को गुम होते देर लगती है। वो नवयुवक लंबा और दुबला पतला था और देखने में काफी अच्छा लग रहा था। उमा ने एक नजर देखकर आंखें हटा ली। चलो उधर, सरला बुला रही है, उस लड़के ने कहा। उसे कहो मैं अभी आती हूँ, रक्षा बोली। चलो भी, अभी आती हूँ कहकर उसने रक्षा का हाथ पकड़कर खींचा। रक्षा उसके साथ चली गई। कांता कंचन को बताने लगी कि उस लड़के का नाम मोहन है और वह सरला का चचेरा भाई है, एमए फाइनल में पढ़ रहा है। उमा ने इससे अधिक कुछ सुनने की आशा की, पर कांता वह बात छोड़कर मनु की रिबन की तारीफ करने लगी। मनु का फीता बहुत सुंदर था। उसके बालों में सोने का क्लिप और नीले रंग के फूल भी बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके ब्लाउज का पारदर्शक कपड़ा बिजली के प्रकाश में किरणें छोड़ रहा था। कंचन मनु के कंधों पर झुककर उसके कान में कुछ फुसफुसाने लगी। उमा की आंखें झट दूसरी ओर हट गई। उसके सामने जो औरतें बैठी थी वो उसी की ओर देख रही थी और कोई बात कर रही थी। उमा को लगा कि वे उसी की बात कर रही हैं, शायद उसके कपड़ों की बुराई कर रही हैं। उसने बाहें समेट ली और हाथ से गले की जंजीर को सहलाने लगी। बाहर चल रही हो? मनु ने उससे पूछा। रक्षा किधर गई? यह पूछकर उमा और सिमट गई। बाहर ही गई है, अभी देखकर भेजती हूँ, कहकर मनु कंचन और कांता के साथ उठ खड़ी हुई और वे सब बाहर चली गई। उमा फिर बिल्कुल अकेली पड़ गई तो उसके मन का बोझ बढ़ने लगा। वहां इतने अपरिचित लोगों की उपस्थिति, चहल पहल और सजावट, सब कुछ उसे बेगाना लग रहा था। यदि सहसा उसे सुनसान अंधेरे जंगल में पहुंचा दिया जाता, वहां चारों ओर बिल्कुल खाली होता, तो उसे अच्छा लगता। परंतु यहाँ उस चुलबुलाहट, छेड़छाड़ और दौड़ धूप में उसकी तबीयत खराब सी हो रही थी। सहसा कमरा कहकहों से गूंज उठा। उमा चौंक गई। कोई ऐसी बात हुई थी जिस पर सब लोग हंस रहे थे। उसने सोचा कि वह भी हंस दे, परंतु वह चुप रही कि हो सकता है उसी के बारे में कोई बात हो। लेकिन जब हंसी का स्वर बैठ गया तो उसने अपने चुप रहने के लिए खेद हुआ, क्योंकि उसकी चुप्पी सबने नोटिस की थी। वह थोड़ी झेप गई। बाजों का स्वर दूर से पास आ रहा था, इससे लोगों ने अनुमान लगाया कि बारात आ रही है। कमरे की हलचल बढ़ गई। उमा को उसमें बहुत ही बेकार सा लगने लगा। उसके कानों में बाजे का स्वर गूंज रहा था और आसपास कुछ वाक्यों के टुकड़े मंडरा रहे थे। आओ बाहर। माधवी, ओ माधवी, हाय मेरा लाल रुमाल कहाँ गया? रोती है तो रोने दे। नीना रानी, ले बिस्कुट खा ले। मौली मिल गई पंडित जी। देख तो पीछे कितने लोग हैं। रुई, फूल, धूप, मेवा, मोहनलाल, मोहनलाल कहाँ हो? देखा कैसा है? कुछ लंबा लगता है। आ मिट्टू, आ बेटा, जान ले दो बाबूजी की। एक एक करके सब लोग कमरे से बाहर चले गए। कुछ अपने आप आग्रह से चले गए और कुछ को दूसरे बाहर अनुरोध के साथ ले गए। केवल उमा अपने अकेलेपन में घिरी हुई वहां बैठी रह गई। पहले पल तो उसे अकेली रह जाने में अच्छा लगा, पर दूसरे ही पल उपेक्षित होने की टीस का अनुभव हुआ। फिर उसे लगा उसे भी बाहर जाना चाहिए, परंतु अगले ही पल वह इस एहसास से मुरझा गई कि बाहर जाकर भी वह अकेली होगी। उस भीड़ में उसके होने न होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। बैंड का स्वर बहुत पास आ गया था और बाहर हल्ला गुल्ला बढ़ रहा था। अंदर उमा के लिए समय के पल लंबे होते जा रहे थे और उसके दिल की धड़कन मध्यम पड़ रही थी। तभी अचानक रक्षा बाहर से वहां आ गई। क्यों रानी, रूठ गई क्या? नहीं, मैं उमा ने सिरदर्द का बहाना करना चाहा, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही रक्षा ने उसका हाथ पकड़कर उठा दिया। बाहर चल, यहाँ क्यों बैठी है? बाहर अभी हम लोग दूल्हा के साथ एक तमाशा करने जा रही हैं।
और कुछ कह सकने से पहले ही उमा बाहर भीड़ में पहुंच गई। यहाँ कंचन, मनु और कांता मिल गई। वे सब उसे साथ सरला के कमरे में ले गई। सरला दुल्हन के वेश में बिल्कुल और ही लग रही थी। फूलदार जॉर्जेट की साड़ी के साथ मोतियों के गहने उसकी गुलाबी सी त्वचा पर बहुत खिल रहे थे। सरला उसकी ओर देखकर मुस्कुराई तो वह उसके होठों की सलवटें देखती रह गई। सरला ने साथ कुछ शब्द भी कहे, परंतु वे शब्द हल्ले गुल्ले में उसे सुनाई नहीं दिए। वह उत्तर में यूं ही मुस्कुरा दी। हालांकि अपनी वह बेकार की मुस्कुराहट उसके दिल में चुभ सी गई। 2 घंटे बाद जब रक्षा उसे उसके घर की गली के बाहर छोड़कर आगे चली गई, तब भी उमा के दिल में वह चुभता हुआ अनुभव उसी तरह था, जैसे कोई कांटा अंदर टूटकर रह गया हो। वह अपनी स्थिति का निर्णय नहीं कर पा रही थी। एक तरफ जैसे रक्षा, सरला, कांता, कंचन और मनोरमा खिलखिलाकर हंस रही थी, दूसरी तरफ वे दीवारें थी जिनमें सटी हुई खिड़की के पास सवेरे धूप आती थी और दोपहर ढलते ही अंधेरा होने लगता था, और जिनके साए में पूर्णिमा और एकादशी के व्रत रखने होते थे। वह जैसे दोनों ओर से दब रही थी और टूट रही थी। गली में अगर उसने मंदिर की घंटियां सुनी तो उसे माँ की बात याद हो आई कि आज मंदिर में उत्सव है। उसके पैर अचानक मंदिर की सीढ़ियों की ओर बढ़ गए। वह अंदर पहुंचकर औरतों की लाइन में हाथ बांधकर खड़ी हो गई। आरती खत्म होने पर श्रोत पाठ शुरू हुआ। उमा की आंखें मूंद कर लय में शब्दों का अनुकरण करने लगी। जय सीतावर, वर सुंदर, जय जग सुखदाता, जय जय जग सुखदाता। परंतु बंद हुई आंखों के आगे रक्षा का खिलखिलाता हुआ चेहरा आ गया। फिर मोहन की बड़ी बड़ी आंखें और फिर एक के बाद एक कितनी ही आकृतियां सामने आने लगी। मुस्कुराहटें, उपेक्षा भरी भौहें, सोफे का खाली कोना, जोर से बजता हुआ बाजा। उसने अपने आप को झटका दिया और फिर उस भजन में खोने की कोशिश करने लगी। उमा ने आंखें खोली। श्रोत का स्वर चारों ओर गूंज रहा था। बरसों से वह इस स्वर को सुनती आई थी, लेकिन फिर भी आज उसे यह स्वर कुछ अपरिचित सा लग रहा था, जैसे उसके अंतर की गहराई में कहीं कुछ थोड़ा बदल गया था। सहसा उसकी आंखें एक जगह टकराकर लौट आई। भीड़ में एक युवक उसकी ओर देख रहा था। उमा के शरीर में खून का दबाव बढ़ गया। दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। उसकी आंखें केले के खंभों पर से हटकर सजी हुई सामग्री पर से फिसलती हुई फिर वही टकराई। वह अब भी उसे देख रहा था। उमा के लिए पैरों का संतुलन बनाए रखना कठिन हो गया। उसकी आंखें ठाकुर जी की मूर्ति पर पड़ी और जल्दी से हट गई। उसके पास से कुछ लोग चलने लगे तो वह भी साथ चल दी। पुजारी से चरणामृत लेकर वह ड्योढ़ी की ओर बढ़ी। सहसा भीड़ में किसी का हाथ उससे छुआ। उमा ने घूमकर देखा, वही 2 आंखें थी, काली डोरेदार आंखें। श्रोत का स्वर मशीन के घर घर स्वर जैसा हो गया। आसपास की भीड़, पत्थर की गोपियां, मिट्टी के आम व कपड़े के तोते, हर चीज धुंधली होने लगी। आकाश बोझिल हो गया और धरती समतल नहीं रही। दिशाएं एक दूसरे में मिलकर ओझल होने लगी। प्रकाश रंग बदलने लगा। वह भीड़ में कुछ यूं हो गई जैसे रुके हुए पानी में अस्त व्यस्त हाथ पैर मार रही हो। केवल एक ज्ञान था कि एक हाथ उसे छू रहा है, यहाँ बाजू के पास, यहाँ कंधे के पास, यहाँ। वह बाहर से आती हुई 2 औरतों के साथ उलझ गई। किसी तरह संभलकर जब वह बाहर पहुंची तो उसे हवा का स्पर्श कुछ विचित्र सा लगा। लहू जो तेजी के साथ नाड़ियों में सरसरा रहा था, वह अब कुछ ठंडा पड़ने लगा तो शरीर में सिहरन भर गई। उसके कंधे के पास उस हाथ का स्पर्श जैसे अभी तक सजीव था। उसका मन हुआ कि वह जल्दी से घर पहुंच जाए और एक बार खिलखिलाकर हंस दे। वे असाधारण क्षण बिल्कुल नई सी अनुभूति छोड़ गए थे। यदि रक्षा उस समय उसके पास होती तो वह हंसती हुई उसके गले में बाहें डाल देती और उसे घसीटती हुई अपने साथ घर ले जाती। उस स्पर्श को एक बार छू लेने के लिए उमा का हाथ अपने कंधे के उसी भाग की ओर उठ गया। वह स्पर्श जैसे वहां अपनी निश्चित छाप छोड़ गया था। अचानक उसका पैर लड़खड़ा गया और वह रुक गई। उसका शरीर पसीने से भीग गया। अंधेरे गहरे गहरे रंग फैल गए। उस स्पर्श का आभास तो वहां था, पर सोने की जंजीर गले में नहीं थी। एक अंत बस यहीं तक था। कभी कभी हम अपनी सीमाएं इतनी तंग तय कर लेते हैं कि खुद ही उसमें फंस जाते हैं। रात रात में ही दिन गुजर रहे हैं, रात रात में ही दिन गुजर रहे हैं। लम्हों की बात क्या करें, बिन जिए ही सालों साल निकल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर भेंट होगी। धन्यवाद। नमस्कार।